अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। तमाम क़यास आराइयों, तमाम अफवाहों और बातों के दरमियान ये तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा हिंदुस्तान के पीएम बन रहे हैं। कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंडिया अलायंस के लीडरों ने बहुत कोशिश की कि तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार को अपने साथ मिला लें और हुकूमत बनाएं, लेकिन नीतीश और बाबू ने बीजेपी के साथ जाने को चुना। हालांकि कहीं न कहीं कांग्रेस को अब भी उम्मीद है कि आगे चलकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस में वापसी करेंगे। 5 जून की शाम को इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अवाम की जानिब से उन्हें मिले मैंडेट का इस्तेमाल करेंगे और मुनासिब वक्त पर मुनासिब जवाब देंगे। Against the fascist rule of the BJP led by Modi, we will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we together definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up, and just I want to tell this. Thank you very much. अब आते हैं उस पर, जैसा कि आप हमारे इस आज के एपिसोड का टाइटल देख ही चुके हैं कि सहमे सहमे या डरे डरे से नजर आ रहे हैं साहब। तो इसका मतलब क्या है, चलिए आपको बताते हैं। आम इंतखाबात के दौरान पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम ही बड़े बीजेपी लीडरों ने हर जगह एक ही नारा दिया, अब की बार 400 पार। एक अनानियत के साथ नरेंद्र मोदी अपनी तकरीरों में एक मखसूस तबके पर लगातार निशाना लगाते रहे और 400 पार का नारा देते रहे, लेकिन जब 4 जून को रिजल्ट आए तो तब से साहब का चेहरा, उनके तासुरात बिल्कुल बदल गए हैं। राम मंदिर की तामीर उनके लिए बेअसर हो गई, जिसके दम पर वो इलेक्शन लड़ रहे थे। हद तो ये हो गई कि जिस जगह राम मंदिर तामीर किया गया है, यानी अयोध्या जो कभी फैजाबाद कहलाता था, वहां बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। बहरहाल ऐसे कई वजूहात हैं जो बीजेपी खासतौर पर नरेंद्र मोदी के लिए झटके हैं, और शायद इन्हीं झटकों का असर है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा अब कुछ सहमा सहमा सा लग रहा है। लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट्स ने ये जाहिर कर दिया कि हिंदुस्तान में तकसीम की सियासत नहीं चलेगी। वोटरों ने इक़्तिदार और सियासत के लिए भी कुछ एकदम नए पैगाम दिए हैं। अवाम के इन पैगाम से सरकारें बदल जाती हैं और उनके काम करने का तरीका भी बदल जाता है। अब सहमे सहमे से नजर आने वाले साहब के कामकाज की बुनियाद पर अवाम ने उनको पूरी तरह से फेल भले ही ना किया हो, लेकिन उनको अपने रंग ढंग बदलने का पैगाम तो दे ही दिया है। ऐसा पैगाम सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, हुकूमत और अपोजिशन के करीब करीब सभी लीडरों के लिए है। मायावती, नवीन पटनायक, चौटाला फैमिली और महबूबा मुफ्ती के लिए तो कुछ ज्यादा ही सख्त पैगाम आया है, लेकिन जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा असर और दूरअंदेशी भरा पैगाम नरेंद्र मोदी और उनके जोड़ीदार अमित शाह के लिए है। उनके इरादों पर शक जाहिर किया गया है, लेकिन उनके कामकाज पर ज्यादा सख्त फैसला आया है। ये बात जग जाहिर है कि मोदी सरकार का मुसलमानों के तय रवैया सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर इलेक्शन, अपोजिशन से ही नहीं, अपने साथी पार्टियों के साथ सख्त रवैया और हुकूमत करने का तरीक़ाकार, इसी पर अवाम का ये पैगाम बीजेपी को मिला है। और इस पैगाम के बाद न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि अमित शाह और उनके सुर में सुर मिलाने वाली मीडिया में जो तब्दीलियां आई हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान हिंदुस्तान के अवाम ने देखा है कि किस तरह मोदी हुकूमत ने अपने हरीफों की फाइल मेंटेन करके रखी, फिर ज़रूरत के हिसाब से अपने इक़्तिदार और सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके उन पर दबाव बनाया, मीडिया के सहारे सरकारी पैसा खर्च करके अपने हक़ में हवा बनाने की कोशिश की गई, वोटरों को फुसलाने के लिए अनोखे बयानात का एतराफ़ करना, जैसे कि 15 लाख का वादा जो मोदी जी ने किया था और फिर अमित शाह ने कहा था कि यह सिर्फ एक चुनावी जुमला है।
हर तरीके से आवाम को गुमराह और बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन आवाम को कुछ वक्त तक बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। यही वजह है कि हर तरीके से स्ट्रॉन्ग नज़र आने वाली एनडीए 400 तो क्या 300 का फिगर भी क्रॉस नहीं कर पाए। कांग्रेस ने राहुल गांधी को इस लड़ाई का क्रेडिट देने की कोशिश की। राहुल गांधी के साथ उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने भी खूब लड़ाई लड़ी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ असली लड़ाई लड़ी जनता ने, और जनता ने ये लड़ाई जीती भी। ऐसे ऐसे कद्दावर लीडरों को धूल चटा दी जो इल्जाम में थे कि उनकी कभी हार हो ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पर स्मृति ईरानी, माधवी लता, नवनीत राणा, लखीमपुर खेरी किसानों पर थार गाड़ी चलाने वाले अजय मिश्रा टेनी वगैरह। बहरहाल इस जीत का नतीजा ही है कि बीजेपी के इन दोनों लीडरों यानी मोदी शाह का रवैया और बॉडी लैंग्वेज एकदम बदल गई है। बहरहाल दोनों की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात बताते हैं कि वो सहमे हुए हैं, क्योंकि उनकी इख्तिदार में वापसी उन दो लीडरों की वजह से हुई है जिन्हें कभी खुद बीजेपी ने परेशान किया और रुलाया भी था। जी हाँ, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। वो चंद्रबाबू नायडू ही थे जिन्होंने उस वक्त बीजेपी के करीबी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के लीडरों की जानिब से उनके वाइफ पर किए गए कमेंट्स के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर वो रो पड़े थे। ఒక్కొక్కసారి ఆవిడెప్పుడు రాజకీయాలపైన ఆసక్తి లేదు. ఇప్పటికి కూడా 40 ఏళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ నాన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా నేను సుదీర్ఘకాలం वहीं बीएसपी जिसने बीजेपी का इनडायरेक्ट साथीदार बनकर जिस तरह से उसकी मदद की है वो खुद उसके लिए खतरनाक साबित हुए। ये और बात है कि उन्होंने अपनी शर्मनाक शिकस्त के लिए अपनी ही पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि यूपी में जो बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका दे गए वो मायावती की पार्टी के ही दलित वोटर थे, जिन्होंने आइन को बचाने की इस लड़ाई में इंडिया अलायंस का साथ दिया। अब इस वक्त में कांग्रेस की उम्मीदें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से लगी हुई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने वक्त ब वक्त इशारे दिए हैं, कभी तेजस्वी यादव के साथ एक ही फ्लाइट में सफर करते हुए, तो कभी बिहार में नीतीश सबके हैं ऐसे पोस्टर लगाकर। वैसे भी हिंदुत्व की सियासत जो बीजेपी का अहम पिलर है, इससे नीतीश कुमार कभी मुत्तफिक नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार की सियासत कांग्रेस जैसी है, ऐसे में कांग्रेस ने उनके लिए दरवाजा खुला रखा है, तो नीतीश को भी आइडियोलॉजी की इस लड़ाई में इंडिया अलायंस में दोबारा शामिल होने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे इस चीज पर गौर करना होगा कि कांग्रेस या स्टालिन या अखिलेश यादव इंडिया अलायंस की सियासत पर, आवाम पर, मुल्क के सेक्युलरिज्म पर भरोसा करते हैं या इस मर्तबा की छोटी कामयाबी पर ऐंठ कर अपना ही नुकसान कर लेते हैं। उन्हें इलेक्शन की मुहिमात की तर्ज पर अपनी आगे की लड़ाई जारी रखना होगी, अब खामोश नहीं बैठना होगा। हालांकि दूसरी तरफ उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आई है, जिनकी सियासत के साथ उन्हें इख्तिदार भी चलाना है। हमारे मोदी जी को राय मशवरे, इत्तेहादियों की तजवीज़ लेना, उसका एहतराम करना, मुखालिफत पर भी गौर करना और कम अज़ कम उन लोगों की राय भी जानना आता ही नहीं है जो उनके फैसलों से मुतासर होते हैं। कश्मीर में यही हुआ, किसानों के साथ भी यही हुआ, राम मंदिर की तामीर पर 4 बड़े पुरोहितों के साथ भी यही हुआ, और मुसलमान तो हिंदू वोट के लिए चाराही बनाए गए थे। लोगों का एहतराम, मुल्क के सेकुलरिज्म की शनाख्त का एहतराम और सबको साथ लेकर चलना उन्हें आएगा या नहीं, ये तशवीश की बात है।
बहरहाल ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि 2024 का ये इलेक्शन एनडीए का इख्तिदार, पैसा और एजेंसियों के साथ आवाम के एतमाद भरोसे से लड़ रही इंडिया अलायंस के साथ था, और इस लड़ाई में भले ही मोदी जी जीतकर तीसरी मर्तबा पीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन उनका तरीक़ेकार, उनकी तकसीम वाली पॉलिसी हार गई है। ज़्यादा से ज़्यादा 240 सीटों तक ही बीजेपी पहुंच पाई है, और कभी इंडिया अलायंस में रहने वाली पार्टियों के साथ इत्तेहाद करके बीजेपी हुकूमत करने पर मजबूर हो गई है। यही वजह है कि पहले अपोजिशन और आम जनता सहमी हुई होती थी, लेकिन अब इख्तिदार पाकर भी मोदी जी और अमित शाह जी सहमे सहमे से नजर आते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।